ठीक है, लास्ट क्लास में हमने पूरा थ्योरी खत्म कर दिया था, है ना, सेल चैप्टर का। आज अपन एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर लेते हैं। निकालो बुक। पहला क्वेश्चन देखो कहां पर आ रहा है, पेज नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर। क्या है क्वेश्चन, पढ़िए। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन जो अपने टेस्ट का भी था, हु डिस्कवर्ड द सेल्स एंड हाउ। हाउ बताना है। बहुत कम लोगों ने वो कॉर्क ऑफ द बार्क ऑफ अ ट्री लिखा है। निकला तो वहीं से है ना। सिर्फ इतना लिख दिए कि रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया बाय हिज ओन माइक्रोस्कोप। अरे बट किसको देखा माइक्रोस्कोप से, ये भी तो लिखो। उसने कॉर्क ऑफ अ बार्क ऑफ अ ट्री को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया। देन ही फाउंड कंपार्टमेंट लाइक, हाँ हाँ, हनीकॉम लाइक कंपार्टमेंट, जिसको उन्होंने सेल नाम दिया। ठीक है, चलो लिखो इसका आंसर। पेज नंबर 51 है ना। चलो पेज नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 1, चलिए लिखिए इसका आंसर। लिखेंगे सेल वर डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। लिखो, बात नहीं। सेल वेर डिस्कवर्ड, सेल्स लिखे ना, सेल्स वर डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। कितना बोला, ईयर क्या बोला आदित्य? 1665। इन 1665 when he observed when he observed thin sections of cork of bark of a tree। bark लिखना है, of a tree, under a under a self designed कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड क्यों बोले, तो मैंने बताया था, जिसमें एक से ज्यादा लेंस होती हैं, है ना, उस टाइप के माइक्रोस्कोप को हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोलते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप। he noticed he noticed honeycomb like compartments, honeycomb like compartments, and called them as cells, and called them as cells। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, पेज नंबर 51 का। उस पेज में और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको, है ना। तो जो चैप्टर अटेंड नहीं किए शुरू से, वो भी अच्छे ध्यान देंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते अपन लगभग पूरा चैप्टर फिर से कवर कर देंगे। हाँ, हम्म ऐसा टाइप का ऑब्जर्व किया था ना उन्होंने, मतलब हनी कॉम जैसे ऐसे कंपार्टमेंट्स थे, ऐसे कुछ। हाँ, माइक्रोस्कोप से दिखा था, तो उसी को उन्होंने सेल बोला, बिकॉज कंपार्टमेंट का मतलब सेला होता है, और वहीं से वर्ड सेल आया था। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन। व्हाई सेल कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना, क्योंकि इसी से हमारा पूरा स्ट्रक्चर बना, बॉडी का स्ट्रक्चर बना है, और सारे फंक्शन सेल लेवल पे ही परफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, देखो इसका आंसर। आंसर लिखिए इसका। फर्स्ट पॉइंट, पॉइंट वाइज लिखते हैं। बिकॉज ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर, फर्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं, बिकॉज all the living organisms are cellular in nature, are cellular in nature, यानी कि मतलब सेल से बने हुए हैं, सेलुलर इन नेचर,
and life exists only in the cells, and life exists only in the cell, only in the cells. ठीक है, एक पॉइंट और लिखते हैं. Similar cell organelles, similar cell organelles, सेल ऑर्गेनिल समझ गए ना कौन होते हैं? ये जो सेल के अंदर हैं, जो सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनेलिस. एग्जांपल बताओगे एक आध? प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, है ना, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, सेंट्रियोल्स, ये सब क्या है? हमारे ऑर्गेनेलिस. ठीक है, हाँ. सिमिलर सेल ऑर्गेनेलिस ऑफ डिफरेंट सेल्स, ऑफ डिफरेंट cells perform similar functions, perform similar functions in a similar manner, in a similar manner. तो पहले दोनों पॉइंट आपका बता देगा कि क्यों हम स्ट्रक्चर भी बोल रहे हैं और फंक्शनल यूनिट भी बोल रहे हैं. उसी पेज में एक और क्वेश्चन है, पेज अच्छा 51 में दो ही क्वेश्चन है. ठीक है, हाँ. नहीं नहीं, चलिए पेज नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 1. क्या है क्वेश्चन? कैसे होता है ये? हाँ, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दोनों बोलेंगे, है ना. गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है थ्रू डिफ्यूजन, और वाटर का एक्सचेंज हो रहा है थ्रू ऑस्मोसिस. किसके थ्रू हो रहा है? कहां से हो रहा है एक्सचेंज? सेल में कौन हेल्प कर रहा है एक्सचेंज करने में? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अरे ये आपकी मेम्ब्रेन है ना, तो इसी के आर पार तो जा रहा है ना, सेमी परमिएबल है. तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस से हमारे सारे मटेरियल का ट्रांसफर हो रहा है. ठीक है, चलो लिखो फर्स्ट पॉइंट इसमें. पॉइंट नंबर 1, कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स आउट ऑफ द सेल्स. CO2 लिख सकते हो अगर कार्बन डाइऑक्साइड पूरा नहीं लिखना है. CO2 ऑलवेज moves out of the cells, moves out of the cells into the blood, into the blood through osmosis, sorry, through diffusion, through plasma membrane लिखते हैं पहले, through plasma membrane by the process of diffusion, through plasma membrane by the process of diffusion, by the process of diffusion. एक CO2 पूछा है और एक वाटर पूछा है. वाटर के लिए सेकेंड पॉइंट लिखेंगे ऑस्मोसिस वाला. ठीक है, समझ गया ये लाइन? O2 भी इसी से होता है, बट O2 का पूछा नहीं. क्या बोला है? हाउ डू सब्सटेंस लाइक CO2 एंड वाटर. तो CO2 के लिए फर्स्ट पॉइंट हो गया, वाटर के लिए अगला पॉइंट होगा. लिखेंगे सेकंड पॉइंट, वाटर मूव्स, वाटर मूव्स, वाटर मूव्स in and out of the cell, in and out of the cell by the
by the principle of osmosis. By the principle of osmosis. ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ो। सेम पेज में है ना? क्यों बोल रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल? क्योंकि वो सेलेक्टेड चीजों को ही अंदर बाहर होने दे रही है। नॉट ऑल थिंग्स कैन गेट इनसाइड या आउटसाइड ऑफ द सेल। ठीक है, इसे सेमी परमिएबल भी बोल सकते हैं या सेलेक्टिवली परमिएबल भी बोल सकते हैं। तो लिखो इसका आंसर, बिकॉज इट अलाउज because it allows the entry and exit of the entry and exit of selected materials in and out of the cell. In and out of the cell, while it also prevents the movement of some other materials. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पेज में, नेक्स्ट पेज नंबर पेज नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 1। डिफरेंस ये तो अपन ने किया हुआ है, चलो उसको लिख लेते हैं। क्या क्या है आपका? देखो फर्स्ट पॉइंट में क्या दिया हुआ है, प्रोकैरियोटिक का फर्स्ट पॉइंट क्या है? साइज के बारे में है, विच इज स्मॉल इन साइज 1 to 10 माइक्रोमीटर, है ना? वो क्या लिखा हुआ है? 1 to 10 क्या है वो? ये आप सिंबल दिख रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है? माइक्रो। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6 मीटर्स, इतना छोटा होता है। अगर आपको 10⁻⁻6 समझ में नहीं आ रहा तो समझना, देखो 10⁻⁻1 का मतलब 0.1 होता है, 10⁻⁻2 का मतलब 0.01 होता है। तो सोचिए 10⁻⁻6 का मतलब कितना होगा? 0.0000001, इतना मीटर्स, बहुत छोटा है ये। ठीक है, समझ गए? माइक्रोमीटर का मतलब समझ गए ना? ओके, चलो तो इसमें पहला फर्स्ट पॉइंट तो दोनों का फुल भरा हुआ है ना, ब्लैंक सेकंड पॉइंट से है। तो न्यूक्लियर रीजन का प्रोकैरियोटिक में क्या लिखा हुआ है? न्यूक्लियर रीजन क्या होता है? इल डिफाइंड। पहला ब्लैंक में भर लो, इल डिफाइंड। इल डिफाइंड को आप नॉट वेल डिफाइंड भी बोल सकते हो, इल डिफाइंड, या फिर आप नॉट वेल डिफाइंड भी लिख सकते हो। सुन रहे हैं क्या? नॉट वेल डिफाइंड, और क्या बोला है? नॉट वेल डिफाइंड एंड नोन एज, क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियोइड, एंड नोन एज न्यूक्लियोइड। यही मैंने दिया था क्वेश्चन आप लोग को, न्यूक्लियोइड। ठीक है, चलो उसके बाद देखो सेकंड, और कहां पे ब्लैंक है? फोर्थ पॉइंट में इधर साइड ब्लैंक है ना। क्या लिखा हुआ है? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट लिखा है प्रोकैरियोटिक में, तो इधर क्या होगा? प्रेजेंट होगा। तो इधर लिख लेना मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट। ये किसमें लिख रहे हो आप लोग? यूकैरियोटिक में। और ये वाला जो पार्ट है ये आपका प्रोकैरियोटिक का है। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनेली है उनके आजू बाजू क्या है? मेम्ब्रेन है। समझ गए ना? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, ऐसे ऑर्गेनेली जिनका बाहर बाउंड्री है उसको बोल रहे हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज। ठीक है, चलो उसी पेज में और क्वेश्चन है।
पेज नंबर 57 आ जाओ। पेज नंबर 57 में क्या है क्वेश्चन, पहले रीड करो। पढ़े अपन कौन कौन सा? हाँ, ये मैंने आपको टेस्ट में भी दिया था, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। आप माइटोकॉन्ड्रिया लिख के काट दिए थे सॉरिश, माइटोकॉन्ड्रिया लिखा था आपने, फिर काट दिए उसको। प्लास्टिड्स लिखे, उसके बाद एक और सेकंड कुछ और लिख दिए हो, इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ, एंड प्लास्टिड्स लिख लो। माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। उसी पेज में और क्वेश्चन है, चलिए पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपस में बातचीत नहीं। क्या होगा अगर सेल का पूरा ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो क्या करेगा? लाइसोसोम्स रप्चर होगा और पूरे एंजाइम्स बाहर आ जाएंगे, पूरे सेल को डाइजेस्ट कर देंगे। ठीक है, हाँ, सुसाइडल बैग लिख लो इसका आंसर। लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स will rupture रप्चर का मतलब उसका मेम्ब्रेन फट जाएगा, मतलब ये अगर लाइसोम्स है ऐसा तो ये अपना मेम्ब्रेन फट जाएगा, सारे एंजाइम्स बाहर आ जाएंगे। ठीक है, विल रप्चर एंड रिलीज देयर एंजाइम्स एंड रिलीज देयर enzymes which cause ऑटोलिसिस। ऑटो मतलब सेल्फ और लिसिस मतलब ब्रेक करना, अपने आप को ही तोड़ देगा, पूरा डाइजेस्ट कर देगा। ऑटोलिसिस ऑफ डेड सेल, ऑटोलिसिस ऑफ डेड सेल, ऑटोलिसिस ऑफ डेड सेल। ठीक है, चलिए उसी पेज में और क्वेश्चन है, पढ़िए क्वेश्चन पढ़िए। अभी तो अपन लिखिए उसका आंसर है ना, वही ना क्वेश्चन। Why are lysosomes called suicidal bag? लिख लो उसका आंसर। Because these contain digestive enzymes. Because these contain digestive enzymes which are released after cell death and cause the digestion of and cause the digestion of dead cells। और इसी प्रोसेस को अपन ने ऊपर क्या नाम लिखा है? ऑटोलिसिस, कॉल्ड ऑटोलिसिस। कॉल्ड ऑटोलिसिस। उसी पेज में एक और क्वेश्चन है क्या? लास्ट क्वेश्चन, हाँ बताओ। प्रोटीन कहां बनता है? न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है जो आरएनए बनाता है, और आरएनए जो है वो राइबोसोम्स बनाते हैं, पर राइबोसोम्स प्रोटीन बनाते हैं ना, तो आंसर राइबोसोम्स होगा, न्यूक्लियस नहीं। ठीक है, हाँ, प्रोटीन फैक्ट्री था ना, लिख दो इन दी राइबोसोम्स, इन दी राइबोसोम्स। ठीक है, चलो एक्सरसाइज में आ जाओ। एक्सरसाइज का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, जल्दी पढ़ो। मेक अ कंपैरिजन एंड राइट डाउन द वेज इन विच प्लांट सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल। अपन ने 5-6 पॉइंट लिखे हैं, इसलिए मैंने 5 नंबर का क्वेश्चन दिया था वाला कि आप सारे पॉइंट्स लिखोगे। तो इंपॉर्टेंट क्या क्या पॉइंट है? सेल वॉल वाला एक पॉइंट है, क्लोरोप्लास्ट वाला एक पॉइंट है, प्लास्टिड्स वाला पॉइंट है ना, फिर माइटोकॉन्ड्रिया का क्या पॉइंट लिखा फिर? साइज नहीं लिखे थे, नंबर लिखे थे, इसलिए गलत किया वहां पे एक पॉइंट। स्मॉल इन नंबर यानी कि नंबर कम नंबर में है और ज्यादा नंबर में है, ये है आपका प्लांट। और वो, अरे वो वैक्यूल के बारे में लिखा है हमने,
कि स्मॉल साइज है और बहुत सारे हैं, और यहां पर लिखा है हमने एक ही है पर बड़ा है, पर माइटोकॉन्ड्रिया का साइज तो सेम है दोनों का, कम ज्यादा है बस। ठीक है, उसके अलावा सेंट्रियोल लिखोगे, सेंट्रियोल इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल, एब्सेंट इन प्लांट सेल। और क्या लिखा था हमने पॉइंट, न्यूक्लियस सेंटर में है एनिमल सेल में, प्लांट सेल में वो साइड में है। तो ऐसे 5-6 पॉइंट हमने लिखे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद का क्वेश्चन भी पूरा हो गया, देखो जल्दी से, वो भी अपन ने लिखा है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का डिफरेंस, जल्दी अपनी कॉपी में ढूंढो। हाँ, कॉपी तेरी, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को भी अपन ने टेबुलर फॉर्म में लिखा है। हाँ, सबसे पहला पॉइंट वही होना चाहिए कि प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस इज नॉट वेल डिफाइंड, हाँ, ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट, और जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसको नाम क्या देते हैं, न्यूक्लियोइड। हाँ, ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट यही होना चाहिए, क्यों, क्योंकि उसका नाम ही में ही उसका मीनिंग छुपा हुआ है। कैरियो मतलब न्यूक्लियस होता है, प्रो मतलब प्रिमिटिव, और यू मतलब एडवांस्ड। ठीक है, तो ये भी छोड़ रहा हूं, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन छोड़ दूं। चलो थर्ड क्वेश्चन में आया तुरंत। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट कुड हैपन इफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पढ़ रहे हो? हाँ, क्या होगा बताओ। अरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर हुआ है, लाइसोसोम थोड़ा रप्चर हुआ है। नहीं नहीं, हाँ, न्यू वॉल नहीं बनेगा आपका सेल, अगर देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर हो गया, ब्रेक डाउन हो गई, वो तो पूरी खत्म ही हो गई ना, तो सारे ऑर्गेनेल बाहर आ जाएंगे, दे विल स्प्रेड इन दी सराउंडिंग मीडियम। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम यही तो है कि वो एक सेल को दूसरे सेल से अलग रखेगी, पर अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, सारे सेल ऑर्गेनेल इधर उधर फैल जाएंगे, है ना। देखो इसका आंसर, एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, as the plasma membrane as the plasma membrane act as a mechanical barrier, acts as a mechanical बैरियर, मैकेनिकल बैरियर जैसे हमारे रोडों में होता है ना, बैरियर लगे रहते हैं कि वहां नहीं जा सकते, तो इन द सेम वे ये भी एक तरह का बाउंड्री है कि वो सेल ऑर्गेनली को, साइटोप्लाज्म को बाहर आने से रोक रही है। ठीक है, मैकेनिकल बैरियर टू द प्रोटोप्लाज्म, टू द प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, ब्रैकेट में यहीं पे लिखो, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म इज प्रोटोप्लाज्म। आप इसको लिविंग पार्ट ऑफ द सेल भी बोलते हो, क्या बोलते हो उसको, लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। ठीक है, हाँ, प्रोटोप्लाज्म। सो आफ्टर द रप्चरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सो आफ्टर द आफ्टर द rupturing of plasma membrane, the protoplasmic contents, जो भी कंटेंट है सेल के अंदर वो बाहर आ जाएगा। द प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट, द प्रोटोप्लाज्मिक contents will be dispersed in the, will be dispersed in the surrounding medium, in the surrounding medium। अच्छा, आज आप लोग की एसएसटी क्लास भी है ना? मैं बता रहा हूँ ना अभी, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है, कि इसके बाद। क्या क्लास? 1 घंटा।
क्या? तो उसके बाद चले जाना कल कितने बजे? हाँ चले जाना, 10 मिनट पहले निकल जाना। चलो लिखो, अगला क्वेश्चन पढ़ो। नहीं नहीं सर है और। चलो आगे बढ़ो। What would happen to the life of a cell? क्वेश्चन पढ़ रहे हो क्या? पहले क्वेश्चन पढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से। What would happen to the life of a cell if there was no Golgi apparatus? क्वेश्चन पढ़े। लिखो इसका आंसर, फर्स्ट पॉइंट करके लिखना। सेल विल नॉट बी एबल टू, सेल विल नॉट बी एबल टू फॉर्म secretory vesicles, VESICLES, containing cellular secretions, and lysosomes. lysosomes बनाता है ये गोल्जी बॉडीज। याद है फंक्शन? गोल्जी बॉडी का एक फंक्शन है कि वो लाइसोसोम्स बनाते हैं। तो जब वो नहीं रहेंगे तो लाइसोसोम्स और बन भी नहीं पाएगा। हाँ वो भी नहीं होगा। ठीक है, एक पॉइंट और लिखना। एक पॉइंट और लिखना, ये नया पॉइंट है, लिखेंगे इसमें। नो acrosome, no acrosome will be formed, no acrosome will be formed in the sperm forming cell, in the sperm forming cell during the formation of sperm, during the formation of sperm. No acrosome will be formed. ये अपन ने शायद गोल्जी बॉडीज के फंक्शन में लिखा नहीं है ना, पर यहां लिख दिए तो दोनों कवर हो जाएगा। ठीक है, नो एक्रोसोम विल बी फॉर्म्ड इन दी स्पर्म फॉर्मिंग सेल। स्पर्म कहां फॉर्म होता है? एक्रोसोम में नहीं होता, टेस्टिस में होता है ना। दैट इज दी क्या होता है हमारा टेस्टिस, क्या होता है? दे आर द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, ठीक है। तो एक्रोसोम विल बी फॉर्म, देखो एक्रोसोम क्या होते हैं? ये वो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना जो हमारे स्पर्म सेल के टिप में प्रेजेंट होते हैं, जो ये स्पर्म बनाते हैं। हाँ, हेड बोल सकते हैं। हाँ, तो वो एक्रोसोम वही कहलाते हैं। तो वो नहीं बनाएंगे, वो कौन बनाता है? आपके गोल्जी बॉडीज बनाते हैं। तो जब गोल्जी बॉडीज होंगे तो कोई एक्रोसोम नहीं बनेगा इन द स्पर्म फॉर्मिंग सेल ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट लिखो। थर्ड नहीं हो गया, बस वो पॉइंट। नेक्स्ट आ जाओ, अगला क्वेश्चन। माइटोकॉन्ड्रिया, और वाई लिखेंगे तो क्या होगा इसका आंसर? बिकॉज ये एनर्जी बनाता है। कुछ लोगों ने लिखा है आंसर में कि फूड दे रहा है। फूड थोड़ा बना रहा है भाई, वो फूड को वो ब्रेक डाउन करके एनर्जी बना रहा है। ठीक है, एटीपी फॉर्म में। हाँ, लिखो इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर क्या है ये? क्वेश्चन नंबर 5 लिख लो। क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए इसका आंसर।
Mitochondria is called powerhouse of the cell. Mitochondria is called powerhouse of the cell. Powerhouse of the cell because it is the site of synthesis of energy, rich ATP molecules. एनर्जी रिच एटीपी के ब्रैकेट में फुल फॉर्म भी लिख लेना, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। देखो आपके बायो में स्पेलिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ना। आप लोग रॉबर्ट हुक की स्पेलिंग गलत लिखे हो। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स बाय सेलुलर रेस्पिरेशन करके फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करता है माइटोकॉन्ड्रिया। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। लिपिड प्रोटीन कहां लिखे थे अपन? प्रोटीन आपको पता है कहां बनता है? राइबोसोम्स में। राइबोसोम्स और कहां पर चिपके हुए हैं? हाँ, पर ऐसा लिखना है तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिखना है। सुन रहे हो, गोल्गी बॉडीज में नहीं है वो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में RER तो क्वेश्चन नहीं था ना टेस्ट में भी कि ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेल जिसमें राइबोसोम्स अटैच्ड है, तो आप सभी ने राइट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिखा, तो उसको अच्छे से लिख लो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिखो। देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो स्मूथ वाला भी है, स्मूथ वाले में राइबोसोम थोड़ी ना है, तो कंप्लीट आंसर क्या होगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, देखो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 6, प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड, लिख लो, प्रोटीन्स आर synthesized in the ribosomes attached on RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ब्रैकेट में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और लिपिड कौन बनाता है? स्मूथ वाला। while lipids are synthesized in SER, ब्रैकेट में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, फैट है वो। हाँ, कैसे अमीबा ऑप्टेन करता है? सूडोपोडिया से। उसका उस प्रोसेस का नाम क्या लिखा था हमने? एक डेफिनेशन लिखवाया मैंने, जहां पे वो एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस लिखे थे ना, वहां पे एक डेफिनेशन मैंने और लिखाया है। हाँ, नोट में एंडो ही था उसका भी नाम। जल्दी बताओ, जल्दी देख करके। हाँ, एंडोसाइटोसिस। लिखो इसका आंसर, अमीबा एनगल्फ्स इट्स फूड, अमीबा engulfs its food by the process of endocytosis, by the process of endocytosis, in which
in which pseudopodia, pseudopodia, इसमें सूडो का मतलब क्या होता है? फॉल्स। स्यूडो का मतलब फॉल्स एंड पॉड आया है लेग से। हाँ, engulfs its food by the process of endocytosis in which pseudopodia, pseudopodia का मैंने मीनिंग भी लिख दिया ब्रैकेट में, आर फॉर्म्ड, क्योंकि उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इतनी फ्लेक्सिबल है कि उसको मोड़ मोड़ के ऐसे कप जैसे स्ट्रक्चर बना लेते हैं। आर फॉर्म्ड ड्यू टू द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ड्यू टू द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ड्यू टू द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, चल जिनका होगा क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे। अरे ये तो क्वेश्चन नंबर 7 था कि 8 था? आप लोगों में ये क्वेश्चन नहीं था कि विच ऑर्गेनली कंट्रोल मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ अ सेल? नहीं है ना? तो ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7 ही था, अमीवा वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है फिर? लिख लेते डेफिनेशन, यहाँ पर लिखे हालांकि कॉपी में कि इट इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल या वाटर पार्टिकल फ्रॉम द हायर वाटर कंसंट्रेशन टू लोअर वाटर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। चलो लिख लेते हैं, लिखो क्वेश्चन नंबर 8 ना, देखो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, ऑस्मोसिस इन्वॉल्व्स, ऑस्मोसिस इन्वॉल्व्स, ऑस्मोसिस, क्वेश्चन नंबर 8 है ना ये? नई बुक के हिसाब से होगा, पुरानी बुक में शायद ये 7th क्वेश्चन होगा, शायद 9th होगा, सॉरी ये। हाँ, ऑस्मोसिस इन्वॉल्व्स, ऑस्मोसिस इन्वॉल्व्स द पैसिव फ्लो, पैसिव मतलब अपने आप हो रहा है, आपको करना नहीं पड़ रहा है ना कुछ, पैसिव फ्लो ऑफ वाटर और एनी अदर सॉल्वेंट। वाटर एक सॉल्वेंट होता है ना, वाटर को अपन यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं, वाटर के अलावा कोई और भी सॉल्वेंट होगा, और एनी अदर सॉल्वेंट, और एनी अदर सॉल्वेंट फ्रॉम अ रीजन ऑफ, फ्रॉम अ रीजन ऑफ, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर वाटर कंसंट्रेशन, हायर वाटर concentration through a semi-permeable membrane, through a semi, ये लाइन मत मत भूलना लिखना है ना, through a semi-permeable membrane, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, to a region of lower water concentration, to a region of lower water concentration। ठीक है, सी है कंसंट्रेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ना है ना, क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है पर पढ़िए। हाँ तो पढ़ो ना, उसके नीचे क्वेश्चन भी तो है 3-4, पढ़ो ना भाई।
फिर गिरेगा वो। क्यों लेके आता है तू यहाँ पे? जल्दी बताओ, पढ़े पढ़े क्वेश्चन। देखो क्या क्या है आपका ये एक्सपेरिमेंट। आपने 4 पोटैटो हाफ्स लेने हैं। 2 आलू लो, दोनों को आधे आधे काट दो, तो 4 हो गए ना, 4 हाफ। अरे इधर ध्यान दो, हो गए 4 हाफ। 2 आलू लेके दोनों को हाफ हाफ काट दिया तो 4 हाफ हो गए ना। अब उनको क्या करो, अंदर से हॉलो कर दो, मतलब कप बनाना। हाँ, उसको ऐसे खाली कर दो ताकि अंदर से कप बन जाए। बन गए चारों। अब आपने चारों में क्या क्या किया है, आपने 4 ट्रफ लिए हैं, है ना। चारों ट्रफ को नाम दे दिया, ये ए नाम का ट्रफ है, ये बी नाम का ट्रफ है, ये सी और ये डी नाम का ट्रफ या बी कर बोल लो। ए वाले को हमने एम्प्टी रखा है और यहां पे आपका एक पोटैटो कप है। बी वाले में हमने क्या लिया है, हाँ, शुगर सॉल्यूशन और उसमें वाटर कप है, पोटैटो कप है सॉरी। सी वाले में सॉल्ट है और उसमें भी आपका पोटैटो कप है। और डी वाले में क्या है, अगेन शुगर ही है, बट वो वाला पोटैटो कैसा है, बॉइल्ड पोटैटो, उबला हुआ है। बाकी आपने सिर्फ चारों को, मतलब बाकी तीनों कच्चे हैं, एक आपका बॉइल्ड वाला है। ठीक है, तो अब ऑब्जर्वेशन क्या है हमारा, जो भी आया उसके बेसिस में 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो, एक्सप्लेन इन डिटेल व्हाई वाटर गैदर्स इन दी हॉलोड पोर्शन ऑफ पोटैटो बी एंड सी। हुआ क्या देखना है यहां पर पानी अंदर चला गया, यहां भी पानी अंदर चला गया। कारण क्या था, ऑस्मोसिस, एंडोऑस्मोसिस हुआ। हॉलो में कुछ नहीं था तो पानी अंदर गया, तो दोनों में क्या भर गया, पानी भर गया, एंडोऑस्मोसिस दोनों में। सेकंड क्या बोल रहा है, व्हाई इज पोटैटो ए नेसेसरी इन दिस एक्सपेरिमेंट। पोटैटो ए इसलिए जरूरी है क्योंकि ए वाले में हमने कुछ भी नहीं डाला तो वहां पे कुछ नहीं होगा, बट यहाँ पे हुआ ना, क्योंकि यहाँ पे ऑस्मोसिस हो रहा है। तो बेसिकली ये प्रोसेस हम क्यों कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हैं, टू शो ऑस्मोसिस। यहाँ ऑस्मोसिस क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे कोई सोल्यूशन था ही नहीं, इसलिए वो एक तरह का कंट्रोल एक्सपेरिमेंट है, चेक करने के लिए कि देखो इसमें नहीं था, इसमें था, इसलिए इसमें पानी भरा, इसमें नहीं भरा, इसका मतलब ऑस्मोसिस हुआ यहाँ पे, है ना। और डी में क्यों नहीं भरा है, लास्ट क्वेश्चन वही है कि एक्सप्लेन व्हाई वाटर डज नॉट गेट इन द हॉलो पोर्शन ऑफ ए एंड डी। देखिए डी वाला बॉइल्ड था, बॉइल करने से सेल्स क्या हो गए, डेड, तो ऑस्मोसिस हुआ ही नहीं। ठीक है, चलो ए बी सी करके आंसर लिखते हैं। फर्स्ट ए का आंसर लिखो, ए वाले का आंसर ए लिखेंगे, वाटर मूव्स इन दी हॉलोड पोर्शन ऑफ बी एंड सी, वाटर मूव्ड इन दी hollowed portions of B and C due to endoosmosis. Due to endoosmosis, as both contain hypertonic, ये अपने लिखा है हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, hypertonic sugar and salt solutions, sugar and salt solutions। अगर आपने कप में पानी भर के रखा होता ना तो एक्सोस्मोसिस होता, बट कप में तो कुछ है ही नहीं, खाली हॉलो कप है। ठीक है, चलिए बी वाला पार्ट का आंसर लिखेंगे, पोटैटो ए एक्ट एज, पोटैटो ए एक्ट एज कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, चेक करने के लिए, रेफरेंस, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट टू कंफर्म दैट, टू कंफर्म दैट, to confirm that water moves by the principle of osmosis, by the principle of osmosis। एंड सी का आंसर लिख लो कि वो डेड था, बॉयल होने के कारण वो डेड सेल हो गए तो ऑस्मोसिस हुआ ही नहीं, इसलिए डी में कोई पानी नहीं भराया है।
जबकि डी तो शुगर सॉल्यूशन में था ना। तो ए में तो चलो ठीक है, समझ में आता है कि ए में कोई सॉल्यूशन नहीं था, बट डी में तो सॉल्यूशन था, तो यहां क्यों नहीं हुआ ऑस्मोसिस? क्योंकि वो डेड सेल्स थे, इसलिए एक को अपन ने बॉइल किया हुआ है। ठीक है, तो लिख लो बिकॉज 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 hollowed portion of A does not contain any sugar or salt solution, any sugar or salt solution, while the cells of potato D, while the cells of potato D are dead when it is boiled. When it is boiled. So osmosis does not occur. So osmosis does not occur. ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं। अच्छा, अपना एक टॉपिक मियोसिस और मिटोसिस बचा है ना, उसी के बेसिस में लास्ट क्वेश्चन है एक्चुअली। तो ठीक है, इसका आंसर लिख लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में मियोसिस मिटोसिस का एक एक पैराग्राफ लिख करके खत्म कर देंगे चैप्टर। ठीक है, लिखो लास्ट क्वेश्चन पढ़िए एक बार, क्या लिखा है। हाँ, मैंने दो बताया था, मिटोसिस एंड मियोसिस। उसमें से एक जो है ना, वो रिपेयर और ग्रोथ के लिए है। आपकी बॉडी में ग्रोथ हो रही है, अभी आप लोग ग्रोइंग स्टेज में है ना, तो अभी आप लोग का बॉडी में ग्रोथ भी हो रहा है और रिपेयर भी चल रहा है। तो अभी क्या हो रहा है, मिटोसिस। और मियोसिस होता है, वो सेक्स सेल्स के लिए होता है, जहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आधे हो जाते हैं। याद है, मैंने बताया था कि 46 में से 23 आते हैं, तो वो स्पर्म में होंगे, और वो 23 46 में से किस में आए होंगे, वो में। जब दोनों मिक्स होंगे तो 46 अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर लिख लो। क्वेश्चन है, विच type of cell division is required for growth and repair of body, and which type is involved in the formation of gametes? Gametes मतलब वही sperm and ovum, gametes मतलब वही होता है ना, sex cells। तो लिख लो, cell division involved in growth and repair, हाइफन डाल के लिख लो, मिटोसिस, MITOSIS, मिटोसिस। and cell division involved in गैमेट फॉर्मेशन, इसमें हाइफन डाल के लिख लो, मियोसिस। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में एक बार और पढ़ लिख करके इसका भी नोट्स बना लेंगे छोटा सा। ठीक है, तो बस यही एक टॉपिक बच गया अपना। कहां लिखा हूं, ये मीटो है। ठीक है,